हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज अपनी नीट 60 डेज पावर रिवीजन सीरीज में एक और जबरदस्त टॉपिक में लेकर आ गया हूं, जिसका नाम है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और बहुत ही इजी टॉपिक है, आप सबको पता ही होगा। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसमें सबसे इजी टॉपिक में से इसका नाम आता है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे अगर आप नीट पीवाई की उठा के देखोगे। और ये वाली जो सीरीज है ना, मैं बता रहा हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज को करने से आपको एक शॉर्ट टर्म रिवीजन तो मिल ही जाएगा। क्योंकि आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको 15-20 मिनट की एक एक वीडियो देखनी है, जो कि एक तरीके से एक शॉर्ट वीडियो ही है। ठीक है ना? 15-20 मिनट में क्या ही जाता है। और उस 15-20 मिनट में आप अपना पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेते हो। और या फिर मैं कहूँ कि 15-20 मिनट के अगर आप एक चैप्टर के 3 वीडियो देख लेते हो, तो आपके उस चैप्टर के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार हो गए। उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपके तैयार हो गए। तो इस तरीके से ना आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है? अब इसी के साथ, ये तो था मेरा एक इंट्रोडक्शन जो मुझे देना होता है। इसके अलावा आप बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि हर एक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जैसे ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ठीक है? वाटर का होता है H2O। इस तरीके से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का तो आइडिया है। अब अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को इंपेरिकल फॉर्मूला में चेंज करना चाहूंगा, तो क्या मैं कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं। कैसे कर सकते हैं? उसको उसके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो तक ले जाना है। यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड को मुझे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट करना है। अब ये कैसे होगा वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो इंपेरिकल फॉर्मूला समझना और भी आसान हो जाएगा। देखो होता क्या है, जैसे ग्लूकोज का ही लेते हैं एग्जांपल। ये ग्लूकोज है C6H12O6। अब इसमें रेशियो देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। यहां पर अगर मैं रेशियो चेक करूं तो ये बन रहा है, कार्बन के हैं 6 और हाइड्रोजन के हैं 12, ऑक्सीजन के हैं 6। ठीक है? तो रेशियो है 6:12:6। अब अगर मैं HCF लूं, अगर मैं यहां पर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं सबको, तो होगा क्या? 1:2:1 हो जाएगा। ठीक है? रेशियो तो मतलब मैंने बैलेंस करके रखा ही है, बस हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका था C6H12O6। अब ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं कहलाएगा, अब ये कहलाएगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसको लिखेंगे CH2O ऐसे। ये हो जाएगा हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है? ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। यानी कि अगर मैं उसको उसके सिंपलेस्ट होल नंबर तक ले जाऊं। अब यहां पर बहुत बच्चे सवाल करेंगे कि सर, इसको 12 से भी तो डिवाइड कर सकते थे। अरे देखो, यहां पर 12 से डिवाइड कर देते तो यहां तो बना था, लेकिन यहाँ हाफ और यहाँ हाफ हो जाता, यानी ये तो फ्रैक्शन में आ जाता। और हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेना है, ये हमेशा याद रखो। हमें फ्रैक्शन में बिल्कुल नहीं लेना, इसीलिए हमने 1:2:1 लिखा था। ठीक है? तो आप समझ गए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। आओ नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। मल्टीप्लायर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालना आपको आता ही है, मॉलिक्यूलर मास। अब इंपेरिकल फॉर्मूला का भी अगर मैं मास निकाल लूं, जैसे मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास निकालता हूँ ना, मॉलिक्यूलर मास, वैसे ही इंपेरिकल फॉर्मूला का अगर मैं मास निकाल लूं और उसको डिवाइड मार दूं किससे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास से, तो मुझे एक मल्टीप्लायर मिलेगा N। अब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें। कैसे होती है वो दिखा देता हूं। जैसे यहां पर ग्लूकोज का ही ले लो, तो ग्लूकोज तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका जो मास निकलेगा वो होगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालते हैं? जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, 6 कार्बन है तो 6 × 12, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 12 × 1, प्लस ऑक्सीजन का होता है 6। क्या होता है वो? ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 एटम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 × 16। ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ गया मेरा 72, ये आ गया मेरा 12, कितना हो गया? 84। और ये हो गया 16 × 6 96, तो 96 + 84 कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ठीक है ना? 180 आ गया। अब ये तो मेरा आ गया मॉलिक्यूलर मास। अब यहां पर देखो नीचे, ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है ना ग्लूकोज का CH2O, इसका भी तो मास निकालना होगा। इसको हम EFM लिख देते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है? तो इसका EFM हो जाएगा, कार्बन एक ही है तो 12। ठीक है? हाइड्रोजन दो है तो 2 × 1, प्लस ऑक्सीजन एक ही है तो 16।
अब ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2 प्लस 16, 14 प्लस 16 कितना, 30। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास आया 30, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आया 180। अब अगर देखो मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 30, यानी कि सॉल्व करने पर आया 6। तो यहाँ मल्टीप्लायर आया है 6। और देखो मैंने इसको जब रेशियो निकाला था तो 6 से ही डिवाइड किया था ना सबको, यहाँ पर देखो 6 से ही काटा था ना, तो यानी कि मल्टीप्लायर 6 था, वो हमने इस तरीके से भी निकाल दिया। ठीक है, तो कहीं कहीं क्वेश्चन में कई बार मल्टीप्लायर भी पूछ लेता है, तो इसीलिए मैंने आपको ये पूरी की पूरी चीजें बता दी है। अब हम इस पर बेस्ड ना कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और वो क्वेश्चंस ना बहुत ही सिंपल होने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे यहाँ आ जाते हैं, देखो पहला ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब परसेंटेज देख के आपको डरना नहीं है। देखो परसेंटेज को करने का सबसे आसान तरीका है, टोटल परसेंटेज मतलब 100 ग्राम मान लो। ठीक है, ऐसे कर लो, लेट 100% इक्वल्स 100 ग्राम, यानी कि 1% पर ग्राम है। 1% मतलब 1 ग्राम, 100% मतलब 100 ग्राम, इस तरीके से मानो। तो यहाँ पर दिया है अ कंपाउंड एक्स कंटेन्स 32% ऑफ ए। ठीक है, लिखते चलो, ए दिया है मेरे को 32%। 32% मतलब ये कितना हो गया, 32 ग्राम हो गया। नेक्स्ट, बी दिया है मेरे को 20%। ठीक है, तो बी को हो गया हमारा 20%, यानी 20 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, रिमेनिंग परसेंटेज सी की है, सी की परसेंटेज कितनी आ गई फिर, 32 प्लस 20 हो गया 52। अब इसको 100 में से माइनस कर दो, टोटल 100 है ना, 100 में से माइनस करेंगे कितना आएगा, 48%। तो यहाँ पर ये मेरा हो गया 48 ग्राम। और इन सब तीनों को ऐड करके देखो 100 ग्राम ही आएगा, 52 और 48, 100 ग्राम, सही है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है ना मुझसे, और इनके एटॉमिक मास भी दे दिए, देखो इसने काम भी आसान कर दिया, एटॉमिक मास दे रखे हैं ना, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब देखो मुझे करना क्या है, मुझे निकाल लेने हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, फिर हम उससे क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। उससे क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा ना, फिर तो काम ही खत्म हो गया। फिर करना ही क्या रह गया मेरे पास। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर था 32, ए के लिए निकाल रहा हूँ, ये मैं एन ए लिख देता हूँ 32, और इसका एटॉमिक वेट है 64, तो ये इससे डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, 1/2। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्योंकि हमें यहाँ जगह खत्म हो गई, तो यहाँ पर लिखेंगे एन बी। बी का था 20 ग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 40, कितना हो गया, 1/2 हो गया। ऐसी एन सी के लिए निकालो जल्दी से, तो एन सी हो गया मेरा 48 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आ गया मेरा 16 से काटो 3/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है ना, कैसे निकाला ये तो आपको पता चल गया। अब इसके ना नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो से ही हम रेशियो निकाल सकते हैं, हमें क्योंकि क्या करना था, रेशियो ही निकालना था। यहाँ पर दिया हुआ है ना, रेशियो निकाल लेंगे तो फिर हमें पता भी चल जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा 1/2 = 3/2। ठीक है, रेशियो से काम बन जाएगा हमारा, यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये आया 1/2 = 1 अब यहाँ क्या करो ना, 2 से डिवाइड कर दो तीनों साइड, तो क्या बन जाएगा, 1:1:3। तो यानी एक, ए के लिए 1 है, बी के लिए 1 है, और सी के लिए 3 है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, A B C 3, A B C 3, ये लिख सकता हूँ। तो यानी यही मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल लिया है। देखो रेशियो में देखो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बस यहाँ 3 है, तो यानी मैंने 1 1 तक कर दिया है, यानी इससे ज्यादा ये नीचे जा नहीं सकता। अब इससे ज्यादा मैं डिवाइड करूंगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो मैंने निकाल दिया है, और रेशियो निकाल दिया तो मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ ही गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरा A B C 3। बताओ जल्दी से, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज। अब देखो ये वाले क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे हम इसको, जैसे पिछला किया है ना, बस वैसे ही करो। देखो 78% क्या दिया है मेरे को, कार्बन, तो कार्बन 78%, वही वाला अपना लगाओ कॉन्सेप्ट पर, 1% मतलब 1 ग्राम, यानी 78% मतलब 78 ग्राम।
और हाइड्रोजन रिमेनिंग बोल रहा है, तो यानी 100 में से माइनस करो तो कितना बचा, 22%। तो ये हो गया 22 ग्राम। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इंपेरिकल फॉर्मूला ही बताना है, वही पिछला वाला करना है, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल। पहले कार्बन के लिए निकालो, क्या हो जाएगा, 78 अपॉन कितना है कार्बन का, 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, 12 6 72, और ये 6.5 हो जाएगा। ऐसी एन हाइड्रोजन के लिए देखो 22, और डिवाइड किससे करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 होता है, तो 22 ही आ गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब रेशियो चेक कर लो, एन सी रेशियो एन एच कितना आएगा, 6.5 रेशियो 22 आएगा। अब इसको क्या मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ, मैंने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ। तो देखो 6.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 19.5 आता है। और 6.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26 आता है। तो 19 से 26 के बीच में 22 है, 19 से 26 के बीच में आ रहा है ना हमारा 22, और ये 19.5 आता है इसका 3 टाइम। तो लगभग मैं इसको 1:3 मान सकता हूँ, लगभग मान रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बिल्कुल अप्रोक्सीमेट नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट लूंगा तो आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। तो यहाँ पर इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट बनना चाहिए, या फिर इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला बनना चाहिए, वो CS3 बनना चाहिए, अगर मैं स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो की बात करूं, क्योंकि सबसे छोटा यही आ रहा है 1:3। इससे भी छोटा कर दिया तो फिर ये रेशियो में उसमें चला जाएगा, फ्रैक्शन में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा CS3। ठीक है, जल्दी से देखो एक बार, ये बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत है। और इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली तब कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और ये हो जाएगी, आप कर सकते हो। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि सब बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव ऑन एनालिसिस कार्बन के इतने, हाइड्रोजन के इतने, और इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ। अब देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ऑक्सीजन का तो दिया ही नहीं है। अरे रुको जरा सबर करो, जितना भी कार्बन और हाइड्रोजन का आ रहा है ना परसेंटेज, उसको 100 में से माइनस कर दो, वो ऑक्सीजन आ जाएगा। कैसे, अभी बताता हूँ। कार्बन है 40%, हाइड्रोजन है 6.66%, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, देखो 40 प्लस 6.66 कितना हो गया, 46.66 हो गया। इसको 100 में से माइनस कर दो, कितना आएगा, 53.3 के आसपास कुछ आ जाएगा। मैं 53.33 लिख लेता हूं वैसे। तो ये हो गया हमारा टोटल। अब तो आगे काम हो जाएगा। देखो इसमें परसेंटेज, आपके नीट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ज्यादातर वो परसेंटेज वाले आ रहे हैं। ये पिछला भी जो क्वेश्चन दिखाया है नीट में आया हुआ है, इससे पिछला भी देख लो, ये नीट में आया हुआ है 2024 में, फिर उसके बाद 2021 में भी आया, फिर ये तो बहुत ही पुराना हो गया, मतलब 1999 में आया, शायद मैं पैदा हुआ था उस टाइम पे। तो तब का एक क्वेश्चन है। देखो कार्बन 40%, यानी कि कार्बन हो गया 40 ग्राम, हाइड्रोजन 6.66%, तो वही 6.66 ग्राम हो गया, ऑक्सीजन 53.33 ग्राम हो गया। ठीक है, 1% मतलब 1 ग्राम, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब देखो करना क्या है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, कार्बन के कितने हो जाएंगे, 40 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया, 3.3, बस 3.33 होता है, बस एक ही बार तक लिखो। NH कितना आ गया, 6.66 डिवाइडेड बाय 1, ये तो इतना ही हो गया, 6.6। नेक्स्ट ऑक्सीजन के लिए देखो, NO, ये हो गया 53.33 डिवाइडेड बाय 16, तो कितना आया, ये भी लगभग 3.3 आएगा, क्योंकि 16 3 48 होता है, ये तो आपको मालूम होगा, है ना। तो ये भी लगभग इतना आ जाएगा। अब इनका रेशियो कितना होगा, NC NH और NO का, तो वो होगा 3.3:6.6:3.3। अब यहाँ पर किससे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लायर क्या आ रहा है, वो आ रहा है 3.3, क्योंकि 3.3 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं पूरे को, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो मुझे मिल जाएगा। आप जल्दी से चेक करके बताओ कि 3.3 से ही करेंगे ना, वैसे मुझे तो पूरा विश्वास है 3.3 से करेंगे। ये देखो, ये कट गया, ये आ गया 1:2:1, यानी कि क्या बनेगा इंपेरिकल फॉर्मूला, अरे अब तो बता दो जल्दी से, अब तो पता भी चल रहा है, कार्बन एक है, हाइड्रोजन के दो आए हैं तो CS2, ऑक्सीजन का एक आया है तो CS2 हो, बस यही तो करना था। तो आंसर हो जाएगा CS2O, जल्दी बताओ बताओ, इतने आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है।
इससे भी आसान क्वेश्चन तो कुछ आ ही नहीं सकता पेपर में। ये मुझे नहीं लगता ये 1 मिनट का भी क्वेश्चन है, 1 मिनट भी इसमें नहीं लगना चाहिए। और 1 मिनट अगर लग भी रहा है तो 100% चांसेस है कि ये सही होगा। तो इसीलिए ये वाले क्वेश्चंस कर लो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है लेकिन गारंटीड है कि आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, चलो एक पिंक कलर ले लेते हैं, बहुत देर हो गई, कलर चेंज करना भी जरूरी है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग CH and N गिव द फॉलोइंग एनालिसिस। कार्बन का दे दिया है 40%, यानी कि 40 ग्राम। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन का दिया है 13.3%, यानी 13.33 ग्राम। नाइट्रोजन का दिया है, नाइट्रोजन का दिया है 46.67 ग्राम। ठीक है। अब देखो इंपेरिकल फॉर्मूला फिर से, ये सारे क्वेश्चन वही एक तरीके के आ रहे हैं, आप सब आराम से कर लोगे। नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप देखोगे। अगर ये भी 1998 में आया, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, शायद आप भी नहीं होंगे, तब का एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो वही काम करना है। ये मोल निकाल लो इसके, 40/12 कितना आया, 3.33। ऐसी हाइड्रोजन के लिए निकालो तो ये आ गया 13.33/1, 13.33 ही आ गया। ऐसी फिर नाइट्रोजन के लिए निकाल लो, कितना हो गया, 46.67, इसका होता है 14। अब 14 3 जा 42, 14 3 जा 42 होता है, तो ये हो गया 3.3 कुछ आएगा, ऐसे मान के चलो। अब रेशियो अगर मैं चेक करूं तो NC रेशियो NH रेशियो NN इक्वल कितना हो जाएगा, 3.3:13.3:3. ये मैंने जानबूझ के एक डेसिमल तक लिखे हैं ताकि इजी हो जाए। अब इसको डिवाइड कर दो 3.3 से, क्योंकि स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है ना, तो यहाँ 1 और यहाँ 1 बन जाएगा। ये हो जाएगा 1:2, ये इससे 4 टाइम्स जाएगा और ये इससे 1 टाइम। तो मेरा बनेगा, कार्बन का 1 है, ठीक है, और हाइड्रोजन के 4 है, और नाइट्रोजन का भी 1 है, तो CH4N बन जाएगा। जल्दी से चेक करो, तो ऑप्शन हो जाएगा C। ठीक है। अगर हल्का फुल्का कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है तो देखो सबसे हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो इसी के साथ हमारा ये आज का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान टॉपिक था, एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी सी मैं ड्राइंग कर लेता हूँ। ठीक है, कौन सा वाला लेंगे, वाला लेते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक और नया टॉपिक लेकर आऊंगा जो आपको और भी आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बेस्ट तरीका है रिवीजन का। और लास्ट मोमेंट पे अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो इससे बेटर आपको कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस।